चलिए दोस्तों, आज हम लोग तीसरा मॉडल पेपर 3 हल करने जा रहे हैं। और इस मॉडल पेपर में भी कुल इसमें 28 क्वेश्चन होने वाले हैं। और मान के चलिए कि इसमें जो एक प्रश्न पढ़ेंगे उसके चारों ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कम से कम आपको 100 प्रश्न आपके होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। और आपको बताते चलें कि मॉडल पेपर में मैंने यही प्रयास किया है कि कोई भी प्रश्न जो है रिपीट ना हो, मतलब आपको सारे के सारे नए प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताते चलें कि यह प्रश्न, ये जो वीडियो है किसके किसके लिए उपयोगी होने वाला है। तो ये सबसे पहला ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये 12वीं के भूगोल के छात्रों के लिए सबसे पहले। इसके साथ साथ यूपी, पीजीटी, टीजीटी सब में अनिवार्य रूप से ये प्रश्न जो है वो उपयोगी होने वाले हैं। तो इसमें हम यदि आपको सारे के सारे प्रश्नों का जवाब यदि सही मिलता है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न ये है, और ये बताते चलें कि ये जो मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसी मॉडल पेपर पे आधारित ये सारे के सारे प्रश्न हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रवास धाराओं में कौन सा प्रमुख है। जैसे भारत में क्या होता है कि प्रवास का मतलब क्या होता है कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो भारत में यहाँ कौन सा उदाहरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो गाँव से जो नगरों में यहाँ जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक जाती है। चलिए अब आते हैं, एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो किस जगह पर प्रवासित होके जाती है। तो आपको इसके लिए जवाब है इसका मुंबई। सबसे ज़्यादा जो बाहरी लोग प्रवास करते हैं वो मुंबई में करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न है कि फूल की कृषि को क्या कहते हैं। जो फूलों के लिए जो स्पेशल खेती की जाती है उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लावर मतलब होता है फूल, और फ्लोरिकल्चर से मतलब ये होता है कि फूलों की खेती को। चलिए अन्य ऑप्शन पर हम ध्यान देते हैं। तो सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर रेशम की कृषि से संबंधित है। इसमें रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, और ये जो रेशम के कीड़े हैं और इनके जो रेशम के कीड़ों को पालन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर क्या है, तो ये मधुमक्खियों के पालन को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। तो ध्यान देंगे, एपीकल्चर किसका पालन है, मधुमक्खियों। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो नगर है वो नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यदि आपको ध्यान दे रहे होंगे तो नदी के तट पर इसमें आगरा जो है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पटना कहाँ है, बिहार में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना, यमुना। और पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है। वेस्ट बंगाल कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे है, हुगली। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। तो इसमें जो आपका उत्तर जो सही होगा वो है कि भोपाल जो ऐसा है जहाँ पर कोई नदी नहीं है। तो नदी नहीं है तो यहाँ लोग कैसे रहते हैं, तो यहाँ पर झील बनवाए गए हैं। भोपाल को क्या कहते हैं, झीलों का भी शहर कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो इतिहास के लिए अनिवार्य हो सकती है कि राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी। इस नगर को बसाने वाले जो थे वो राजा भोज, ठीक है ना। चलिए चौथा प्रश्न है, हम पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना, जो आपका दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका का जो भाग है, तो ये दक्षिण अमेरिका का ये नक्शा है। और इसमें जो ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर पंपास, अर्जेंटीना एक देश है, ठीक है ना, क्या नाम है, अर्जेंटीना। ये दक्षिण अमेरिका का देश है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनको पंपास कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें चारों के चारों ऑप्शन जो है वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए तो इसका उत्तर जो हो गया पंपास। लेकिन इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए इस पर भी चर्चा करते हैं। तो प्रेरी जो हो गया ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान है। और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, डाउन्स जो है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया का ये घास का मैदान है। स्टेपी कहाँ का है, तो रूस का है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ये बहुत ही विवादित प्रश्न होने वाला है। पांचवा जो ये प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा
कपास का उत्पादक देश है? तो देखेंगे इसमें कपास का उत्पादक जो देश है वो है चीन। इसका सही उत्तर क्या है? चीन है। दूसरे स्थान पे भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत जो है वो कपास के उत्पादन में सेकेंड स्थान है। अमेरिका किस स्थान पे है? तो अमेरिका तीसरे स्थान पे है। लेकिन यदि उत्पादन की बात की जाए तो ये उत्तर होगा। लेकिन यदि निर्यात की बात की जाए तो सबसे अधिक जो है कपास का निर्यात करने वाला जो देश है वो अमेरिका है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चीन। लेकिन यदि इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो अमेरिका है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पीट्स वर्ग किसे कहते हैं? तो ठीक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पीट्स वर्ग होता क्या है। पीट्स वर्ग ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। कहाँ पर? यूएसए में एक राज्य है, इसका नाम है पेंसिल्वानिया। क्या नाम है? पेंसिल्वानिया। और इसमें एक स्थान है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। और यहाँ पर यह लोहे के इस्पात, आयरन और स्टील के लिए ये फेमस है। ठीक है ना। तो भारत में उस तरह का जो आयरन स्टील के लिए कौन सा फेमस है तो चारों ही ये क्या है, इस्पात के ही कारखाने हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो कारखाना है, बड़ा कारखाना तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब इसमें उत्पादन में घटता बढ़ता रह रहा है, तो ये जमशेदपुर है। ठीक है ना, जिसको हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि भारत में जमशेदपुर जो है वो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। ये कहाँ है? तो जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है। भिलाई कहाँ है? तो भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। और राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। अब ध्यान देंगे, इसमें कई प्रश्न इसमें शामिल हैं। पहला तो ये है कि एक जैसे पूछ देता है कि आपको कि भारत के 4 लौह इस्पात कारखानों के या 4 लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताइए। तो इन चारों का नाम महत्वपूर्ण है, आपको लिख देंगे। राउरकेला उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर जो है झारखंड में है। लेकिन इसमें एक प्रश्न और आता है कि ये जो कारखाने हैं ये विदेशों के सहयोग से, अन्य देशों का भी इसमें सहयोग रहा है। तो राउरकेला ध्यान देंगे, राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। किस देश के? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला की स्थापना हुई। दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन या यूके के, ठीक है ना, ब्रिटेन के सहयोग से क्या हुआ? दुर्गापुर की स्थापना हुई। भिलाई, अब देखिए इसको याद करने की भी कुछ टिक आपको हम बताएंगे। भिलाई, हम लोग का जो भलाई करने वाला देश जो है वो कौन सा है? रूस है। तो भलाई जो है, भलाई और भिलाई जो इसकी स्थापना किसने की थी? रूस ने की थी। और ये तो निजी क्षेत्र का है, ये जो जमशेदपुर वाला है तो ये तो टाटा का है, ये तो आप जानते ही हैं। राउरकेला ये जर्मनी, दुर्गापुर, अब ये मान लेंगे कि जैसे यहाँ इंग्लैंड में इस समय हमारे देश के मूल के निवासी जो ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो अभी ऐसा याद कर सकते हैं कि अब ब्रिटेन में भी मनाई जाएगी दुर्गा पूजा। इस तरीके से इस टिक को आप याद कर सकते हैं कि जो दुर्गापुर है वो यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई है। इस प्रकार चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एस्किमो है? तो एस्किमो क्या है? टुंड्रा प्रदेश। ठीक है ना। तो टुंड्रा इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन अलास्का ऑप्शन दिया है, तो ये भी सही है। तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन सही हो यदि रहेंगे। देखिए यदि टुंड्रा प्रदेश दे तो देता है कि टुंड्रा प्रदेश यहाँ पूरा का पूरा बर्फ पाया जाता है और यहाँ के जो निवासी हैं वो एस्किमो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्किमो। और इससे 2-3 चीज़ें संबंधित हम बता दें कि जो एस्किमो का घर है उसको हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू है। ये बर्फ के घर बने होते हैं। ठीक है ना। बर्फ की दीवार, बर्फ का छत, सब कुछ जो है वो बर्फ का बना होता है। और इनका ये जो हथियार यूज करते हैं जिससे मछलियों को मारते हैं उसका नाम है हार्पून। ये भी आप नोट कर लेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कुत्तों से खींचने वाली एक गाड़ी चलाते हैं जिसको खींचने का काम भेड़ियों की तरह जो कुत्ते होते हैं उनको, तो उस गाड़ी को कहते हैं स्लेज। ठीक है ना। ये तीनों शब्दों को आप याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि हार्पून क्या है? तो हार्पून जो होता है हड्डी का बना हुआ एक लंबा सा भालानुमा एक औजार है जिससे मछलियों का शिकार किया जाता है। ठीक है। और बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है 8वां कि भारत निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा जो बंदरगाह है उड़ीसा तट पे है? तो यदि आपने बंदरगाह वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको इसका उत्तर तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पारादीप जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। चलिए तो
तो इसमें हम पहले तो ये देख लेते हैं कि पूर्वी तट के कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो ये हो गया, चलिए इसमें जो ऑप्शन है पूर्वी तट के बंदरगाहों में ये हल्दिया हो गया, और हल्दिया कहाँ हो गया, तो वेस्ट बंगाल में हो गया। ये देखिए कई बार यदि इसको आप पढ़ते चलते हैं तो आपको इसका उत्तर आपको याद हो जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और इसमें मुंबई जो है, इसमें जो ये उड़ीसा में पारादीप है। ये तीनों के तीनों बंदरगाह क्या हैं, पूर्वी तट के हैं। और यहाँ का जो सबसे वो ये पश्चिमी तट वाला बंदरगाह है ये मुंबई है। इसको हम 2-3 नामों से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या न्हावा सेवा कहते हैं, ठीक है ना, न्हावा सेवा इसको कहते हैं, ये याद रखेंगे। और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जहां से आयात और निर्यात किया जाता है, ठीक है, मुंबई। लेकिन इस प्रश्न का क्या है, उड़ीसा पूछा है, तो इसका उत्तर जो होगा वो पारादीप होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। पूछा है कि निम्नलिखित देश में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है। दूसरे स्थान पर क्या है, भारत है, थोड़ा सा ही भारत पीछे है। और तीसरे स्थान पर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यदि इसमें भारत और चीन ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला टॉपिक यह पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक, इसमें जो 12वीं की किताब में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब है, इस किताब को शुरू करेंगे तो वहीं से इसका शुरू हो जाता है कि मानव भूगोल के जनक जो हैं वो रेडजेल थे। इन्होंने क्या लिखा था, एंथ्रोपोजोग्राफी लिखा था, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखेंगे। और रेडजेल थे, और ये जर्मन के विद्वान थे, ठीक है ना। इसमें 3 लोग जो हैं जर्मनी से हैं, वह हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल। यदि ये ब्लांस है तो ब्लांस क्या है, ब्लांस जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है ना। और इन्होंने संभववाद को समर्थन किया था, ठीक है। तो नियतिवाद के ये तीनों समर्थक है जर्मन वाले। इस प्रश्न का उत्तर जो हो गया रेडजेल हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये हो जाता है कि वहाँ की जो गाइड वगैरह जो सीरीज छपती है उसमें बहुत क्वेश्चन गलत है, इसीलिए व्याख्या करना बहुत जरूरी है। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसको सुन के उसकी व्याख्या, चारों ऑप्शन पे आप काम करिए। चलिए इसमें निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि ये पिट्सबर्ग क्या है, लौ इस्पात के लिए वर्ल्ड फेमस है, ये यूएसए में है, ठीक है। और बोकारो, ये बोकारो कहाँ है, झारखंड में है। बोकारो में भी स्टील प्लांट है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो सुमेलित है। तीसरा ऑप्शन जो है कैलिफोर्निया दिया है। बता दें कि कैलिफोर्निया को क्या है, विश्व में सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या है, विश्व में सिलिकॉन सिटी। या सिलिकॉन सिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कंप्यूटर या संचार से संबंधित जो है वो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर, असली सॉफ्टवेयर की बात होती है, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया कहाँ है, तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में किधर है, टीजीटी पीजीटी वाले जान रहे होंगे, ये पश्चिमी हिस्से में है, ठीक है ना, वेस्टर्न पार्ट में है। और कैलिफोर्निया क्यों प्रसिद्ध है, तो ये रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है जलवायु यहाँ की जलवायु जो है भूमध्य सागरीय है। तो जो तैयारी करने वाले लोग हैं उसको सारे ऑप्शन पे आपको गौर करना चाहिए। तो इसमें जो उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ये कैलिफोर्निया, क्योंकि कैलिफोर्निया में लौह इस्पात का कोई भी कारखाना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जनसंख्या से संबंधित। चलिए इसमें चर्चा करें, किस जनगणना वर्ष को, ठीक है ना, भारत में किस जनगणना वर्ष को हम विभाजक वर्ष के रूप में मानते हैं। विभाजक कहने का मतलब क्या है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 4-5 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें 1921 की मतलब 1911 से जब 21 में जनगणना की गई, तो जनसंख्या क्या है, हर साल बढ़ती है। जनसंख्या का ये नियम है कि हमेशा वो बढ़ती रहती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, भारत में जब 1921 में जब जनगणना की गई, तो इसमें भारत में जो जनसंख्या है वो घट गई थी। जितने लोग 1911 में थे उससे कम लोग 1921 में रहे। इसके पीछे कारण पूछता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो 2000 और 1921 का जो वर्ष है, मतलब आज से ठीक 100 साल पहले, देखिए याद करने का एक ट्रिक बता दें आपको कि आज से जो ठीक 100 साल पहले यदि देखा जाए, तो जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया है, उस समय 1914-15 के दौरान ये उस वर्ष में काफ़ी बहुत बड़े मात्रा में चेचक, ठीक है ना, चेचक, हैजा
और प्लेग, ये बीमारियां थी जो कि बहुत बड़ी संक्रामक, जैसे आपके यहाँ कोरोना था तो वैसे ही चेचक, हैजा और प्लेग, ठीक है ना, प्लेग। तो ये जो बीमारियां हैं ये इतनी इस दशक में, दशक का मतलब होता है 1911 से लेकर 1921 के बीच में, ये इतना ज़्यादा इन बीमारियों का प्रकोप रहा कि जितने लोग 1911 में थे उससे कम लोग 1921 में हो गए। इसीलिए भारत 1921 की जनगणना को हम विभाजक वर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि हो सकता है कि 2021 में भी जब जनगणना की जाए तो घटे, लेकिन घटने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। और जो जनसंख्या वृद्धि है हमारे यहाँ की क्या है, वो 17.7% दशकीय है, ठीक है ना। 10 वर्षों में कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ जाती है, तो लगभग 18% जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है। ये टीजीटी पीजीटी वाले याद रखेंगे 17.7, ठीक है ना। तो 17.7% जो है वो जनसंख्या बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहवा, चाय और रबर जैसी फसलें कौन सी फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बागाती कृषि, ठीक है ना। बागाती कृषि या इसी को हम रोपण कृषि भी कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों को बात आप ध्यान में रखेंगे कि बागाती या रोपण कृषि, ये फसलें जो है कहवा है, चाय है और रबर जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। साथ में इसमें नारियल जोड़ दिया जाए। कई बार पूछता है कि रोपण कृषि के 4 उत्पादों के नाम बताइए, कृषि उत्पाद, तो नारियल हो गया, मसाले हो गए, ठीक है ना। ये रोपण कृषि या बागाती कृषि के अंतर्गत आते हैं। केला भी इसमें जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से ये रोपण कृषि या बागाती कृषि एक ही हो गया। अब आते हैं निर्वाह कृषि के बारे में भी 2 नंबर के प्रश्न पूछ सकता है कि निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है। तो कृषि का कार्य किया जाए जिससे कि जीवन निर्वाह, जैसे इसमें धान और गेहूं जो है वो निर्वाहक फसल है, ठीक है। मिश्रित कृषि क्या होती है, जिसमें देखिए इसमें मिक्स्ड फार्मिंग दिया है। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि कई प्रकार की फसलें, कई प्रकार, जैसे कृषि के साथ साथ क्या किया जाए, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग कहेगा, यदि यहाँ पे ध्यान देंगे, अंग्रेजी में थोड़ा सा याद रखेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहता है। तो इसमें क्या होता है कि कई प्रकार की फसलों को बताया जाता है, कई प्रकार की फसल। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग, इन दोनों में अंतर है, ये याद रखेंगे। ये आया हुआ प्रश्न है 2012 वाले टीजीटी परीक्षा में, पीजीटी परीक्षा में आया हुआ था। ये अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात, ठीक है ना। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या है, महिलाओं की संख्या कम है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार, चलिए हम दोनों जनगणना आपको बताते चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो है वो आंकड़ा है 940, ठीक है। और ये पहले क्या था, 933 था। तो अभी 2001 में क्या था, 2001 में 933 था और 2011 में 940 हो गया। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है, ठीक है ना। तो सूरत, ठीक है ना। ये सूरत जो है वो जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये जो यहाँ पर प्रमुख उद्योग क्या है, यहाँ पर हीरे का व्यवसाय चलता है, हीरे को तराशने का काम चलता है। चलिए इसका उत्तर हो गया सूरत। चलिए अन्य की भी बात कर लें तो कानपुर है। कानपुर में जो है वो कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, वो चमड़ा उद्योग, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है और ये चमड़ा उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। रांची आप जानते हैं झारखंड की राजधानी है, इसके बारे में तो। और भोपाल जो है वो झीलों का शहर, ये कोई नदी के किनारे नहीं है, ये एमपी में है। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीय क्रियाकलाप मतलब तृतीय आर्थिक क्रियाओं से कौन सा संबंधित है। तो तृतीय आर्थिक क्रियाओं में क्या आता है, संचार सेवाएं आती है, मतलब सभी प्रकार की जो सेवाएं होती हैं। सेवा से तात्पर्य है कि इसमें व्यापार भी इसमें शामिल हो जाएगा, इसमें परिवहन भी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना, और संचार भी, ये तीनों मिला के तृतीय क्रियाकलाप है। अभी द्वितीय के बारे में आपको बताया गया था कि द्वितीय क्या है, विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण जो कि उद्योग होता है, ठीक है। इसी को हम उद्योग भी कहते हैं, विनिर्माण को। और प्राथमिक में क्या आता है, जितना भी कृषि से संबंधित कार्य है, जैसे मछली पालन है, खेती करना है, और पशुपालन है, जंगलों से लकड़ी काटना है, मछली मारना है, जंगलों से उत्पादों को इकट्ठा करना, ये सब क्या है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है।
चलिए अगला प्रश्न है कि संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ पर कुत्तों और रेंडियर को, ध्यान देंगे अभी हम इसका प्रश्न के उत्तर में आपको बता चुके हैं। जो गाड़ी जो कुत्ते और वो रेंडियर खींचते हैं, रेंडियर क्या होता है, हिरन की तरह एक बड़ा थोड़ा सा रेंडियर क्या होता है, बारहसिंगा की तरह एक जानवर होता है और ये टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है ना। टुंड्रा प्रदेश जहाँ से संबंधित जो है वो एस्किमो है, एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति जो है वो टुंड्रा प्रदेश से संबंधित है और ये यहीं पर ये गाड़ियों के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है साइबेरिया रेल मार्ग, ठीक है ना। साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध में इसका ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो है, और ये कहाँ है, ट्रांस साइबेरिया जो है वो रूस में है, और रूस कहाँ है, तो रूस जो है एशिया में है, और ये विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। यहाँ पर 9349 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो है वो एशिया में है, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। चलिए अगला दिया है कि बिहार में जल के अतिदोहन से, जल का अतिदोहन का मतलब होता है कि यदि हम कृषि कार्यों में या किसी घर के उपयोग में माने बहुत ज़्यादा पानी का हम उपयोग करते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, तो उसमें एक केमिकल है जिसका नाम है आर्सेनिक। तो गंगा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये इसका प्रकोप ज़्यादा है आर्सेनिक, और ये इससे चमड़े का रोग हो जाता है और तमाम किडनी वगैरह भी खराब हो जाती है, तो आर्सेनिक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो बादाम पहाड़ के लिए अब ध्यान देंगे कि बादाम पहाड़ जो है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और बादाम पहाड़ है कहाँ, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। उड़ीसा के कौन से जिले में है, तो मयूरभंज में है, मयूरभंज जिले में है, ठीक है। और यहाँ का जो लोहा है वो चला जाता है कहाँ पर, इसका जो लोहा है वो राउरकेला के जो स्टील प्लांट है उसमें इसका उपयोग हो जाता है। तो ये याद रखेंगे कि बादाम पहाड़ कहाँ है, उड़ीसा में है, और ये मयूरभंज जिला है और ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला, देखिए आ गया, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ गया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो अभी हम इसको बता भी चुके हैं, ये जर्मनी के सहयोग से है। यूनाइटेड किंगडम से क्या था बताया अभी कि ब्रिटेन में दुर्गा पूजा मनेगी, मतलब दुर्गापुर, और ये वेस्ट बंगाल में है। और रूस के सहयोग से क्या है कि रूस के सहयोग से भिलाई में जो स्टील प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। तो ये आपका इसका जो उत्तर होगा जर्मनी हो गया, और भी दोनों का आपका ऑप्शन हमने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि भील जनजाति समुदाय कहाँ की निवासी है। भील जनजाति है उसका संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो इसमें देखिए भील का असली संबंध जो है तो है राजस्थान से है, लेकिन इसमें राजस्थान का ऑप्शन नहीं दिया है, तो दूसरे स्थान पे जो राज्य होगा वो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से, लेकिन राजस्थान यदि रहेगा तो राजस्थान इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अगला जो है पूछता है कि जैसे नागा जनजाति जो है किस राज्य की है, तो नागा जो जनजाति है वो नागालैंड की है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलिए अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है और इससे हम 2-3 प्रश्न इससे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तर और दक्षिण गलियारा, देखिए इसमें यदि बात की जाए तो भारत का नक्शा देखिए, आप ध्यान देंगे तो भारत का नक्शा जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये भारत के नक्शा में आपको जो ऊपर से लेके ये जो लाल कलर की लाइन दिख रही है, ये ऊपर क्या है, उत्तर होता है। हमेशा मानचित्र पे क्या होता है, उत्तर ऊपर होता है, और ये नीचे तक का जो ये जो रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा। और देखिए ये पूर्व पश्चिम गलियारा, यहाँ से देखिए ये जो ग्रीन कलर की ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, पश्चिम में इधर पोरबंदर है और पूर्व में क्या है, असम में एक सिलचर जगह है। इन दोनों को अभी हम अब चर्चा करेंगे। और ये उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी है और कोचीन भी है। ध्यान देंगे यहाँ पे एक ब्रांच बटा हुआ है, तो इससे अभी हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या कौन सा ऑप्शन कैसे सही होगा। तो चलिए आते हैं फिर से। तो प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो किसको जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो इसमें श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कन्याकुमारी की जगह ऑप्शन को जो है वो कोचीन भी हो सकता है, ठीक है ना, कोच्चि या इसी को कोचीन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण हो गया। अब पूरब से पश्चिम की जब बात करेगा तो पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला जो है वो है पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। पश्चिम में कहाँ कौन सी जगह है, पोरबंदर, और पूरब में कौन सी जगह है, वो सिलचर है। तो पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला सिलचर कहाँ है, असम में है, और ये पोरबंदर कहाँ है, तो गुजरात में है।
ठीक है। तो ये पूरा पश्चिम गलियारा जो है वो कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, पोरबंदर से सिलचर को। और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी या कोचीन दिया रहेगा। अब पूछता है कि ये दोनों जो है वो काटते कहाँ हैं, जैसे उत्तर दक्षिण वाला और ये पूरा पश्चिम वाला जो काटते हैं, जिस जगह पे काटते हैं उस जगह का क्या नाम है। ये आया हुआ प्रश्न है और आने की पूर्ण संभावना है। ये झांसी में, दोनों जो है एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। व्यापारिक साझेदार से मतलब ये है कि कहाँ से हमारा जो आयात और निर्यात जो है सबसे अधिक पैसे का कहाँ से होता है, तो हमारा ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। हमारे यहाँ जो सबसे अधिक पैसे का जो लेन देन है वो अमेरिका से होता है। कारण क्या है कि इसमें रक्षा सौदा जो है, रक्षा के जो बड़े बड़े उपकरण हैं, हथियार है, गोला बारूद है, तो बड़े बड़े जो लड़ाई के जो हथियार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से आते थे। हालांकि अब धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है, लेकिन अभी इसका उत्तर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण का मापक कौन सा है। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई है वो है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को किस में नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है। यदि साइंस में आप लोग यदि जो तैयारी करने वाले हैं, एम्पियर किसमें, एम्पियर को इसमें धारा को, ठीक है ना। ओम में किसको नापा जाता है, तो प्रतिरोध को नापा जाता है, ठीक है। और बैकरल जो दिया है ये रेडियो एक्टिविटी को नापने के लिए, बेकरल में रेडियो एक्टिविटी की जो क्रिया है। तो खैर ये आप इंटर वाले बच्चों का इससे मतलब नहीं है, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापते हैं। अगला दिया है कि WTO का अर्थ क्या है। WTO क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंग्लिश में जो होगा WTO। और यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था वर्ल्ड ट्रेड पर, ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। कहाँ है, WTO का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक सड़क के अंतर्गत कौन आता है। ग्रैंड ट्रंक का मतलब होता है GT रोड। तो GT रोड माने NH1 और NH2। तो NH1 जो है वो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। पहले ये पाकिस्तान तक जाता था, लेकिन अब ये, और NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो ये याद रखेंगे, जो कि आपके बिहार से भी होकर जाता है, ठीक है, NH2। इसी पर आपका सासाराम और ये मोहनिया वगैरह जो है NH2 पे ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है कि कौन सा पत्तन जो है पूर्वी तट पर स्थित है। तो अभी हम बता चुके हैं कि ये चेन्नई जो है वो पूर्वी तट पे है, और शेष जो ये जो पत्तन दिख रहे हैं ये सभी के सभी जो हैं वो पश्चिमी तट पे हैं, ठीक है ना। W मतलब वेस्ट और E मतलब ईस्ट होता है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछता है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो चेन्नई है, ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछता है जो आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है मुंबई, ठीक है। और जो कांडला है, इसकी विशेषता क्या है कि ये जो है आयात और निर्यात जो है यहाँ पर सीमा जो शुल्क है वो नहीं लगता है, कांडला बंदरगाह, ठीक है। अब इसका नाम जो है वो दीनदयाल उपाध्याय पत्तन भी कर दिया गया है। और न्यू मैंगलोर कहाँ है, तो न्यू मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में स्थित जो है बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर। बेंगलोर और मैंगलोर दोनों है, तो मैंगलोर जो है वो समुद्र तट के किनारे है, बेंगलोर जो है वो बीच में स्थित शहर है। तो देखिए आपको ये 30 मिनट का हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अन्य लोगों को तक भी इसको पहुंचाइए, और अधिक से अधिक लोग का सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, ताकि अन्य विषयों पर भी मैं लोगों को, अन्य विषयों पे भी मैं वीडियो आप लोग के बीच में ला सकूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट जरूर करें कि कौन कौन सी, यदि कोई समस्या आती हो वीडियो को देखने में और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में आप कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि आपको और अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।